स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। डीआरडीओ ने फरवरी 2026 में ओडिशा के चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। इस उपलब्धि के साथ ही भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों जैसे रूस, अमेरिका में शामिल हो गया है जिनके पास ये उन्नत मिसाइल तकनीक है। यह सफलता भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग है। कंटेंट क्रिएटर संभ्रांत मिश्र के पॉडकास्ट में डीआरडीओ के पूर्व निदेशक रवि गुप्ता ने बताया कि रैमजेट तकनीक की उपलब्धि भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप भी देखिए। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसकी एक सफल टेस्टिंग की गई। इसे ग्राउंड से लॉन्च किया गया था। अब मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या और इसे डिफेंस के सेक्टर में, स्पेशली एयर टू एयर कॉम्बैट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है, जबकि ये ग्राउंड लॉन्च सिस्टम था। मिसाइल जो है वो कैसे भी मिसाइल हो, प्रक्षेपास्त्र है, ये हमारी सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट ये हमारी सुरक्षा को, हमारी जो एयर टू एयर कॉम्बैट है, हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, इन सब की क्षमताओं को बहुत अधिक बढ़ाने वाला है। कैसे है बढ़ाएगा, क्या इसका महत्व है, इसके लिए हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि प्रक्षेपास्त्रों का, मिसाइलों का ढांचा क्या होता है, इसके मुख्य अंग क्या होते हैं। किसी भी मिसाइल को टारगेट तक पहुंच के उसको ध्वस्त करने के लिए सीधी सी बात है कि हमें एक तो उसका विस्फोटक चाहिए, जिसे हम वार हेड कहते हैं, जो वहां पहुंच के टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। इस मिसाइल को, इस वार हेड को टारगेट तक पहुंचाने के लिए और टारगेट को पहचानने के लिए हमें आंखें चाहिए। वो आंखें होती हैं मिसाइल का सीकर, जो विभिन्न टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, बहुत कई अलग अलग प्रकार के सीकर होते हैं, और जो टारगेट, कौन सा सही टारगेट है, उसको पहचानने में मदद करते हैं। और उसके बाद विस्फोटक, जो वार हेड है, उसका विस्फोट करके और टारगेट को ध्वस्त करते हैं। हमें छोड़ने से लेकर टारगेट तक पहुंचने तक हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए जो इसको ले जाएगा टारगेट तक। तो ये जो प्रोपल्शन सिस्टम है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे सिंपल जो सिस्टम होता है वो होता है सिंपल लिक्विड या सॉलिड स्टेट प्रोपल्शन सिस्टम। जैसे हम दिवाली पे पटाखा, अपना रॉकेट छोड़ते हैं, उसमें आग लगाई और वो उड़ के कहीं जाता है। कौन सा उसमें प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए, कौन सा उसमें जो प्रोपेलेंट है, सॉलिड प्रोपेलेंट है, उनका क्या ग्रेन साइज है, क्या कंपोजिशन है, क्योंकि यही निर्णय करेगा कि वो किस रफ्तार से चलेगा, कितनी दूरी तक मिसाइल को ले जा पाएगा, कितना जल्दी ले जा पाएगा, और उसका पूरे का पूरा जो नेविगेशन सिस्टम है वो इसी बात पे तो निर्भर करेगा कि उसकी रफ्तार क्या है। तो वो एक नियंत्रित रफ्तार होनी आवश्यक। अस्त्रा मिसाइल जो है ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, अर्थात इसको किसी विमान से छोड़ा जाता है और उद्देश्य क्या होता है कि शत्रु के विमान को या मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने का, ध्वस्त करने का। ताकि पहली बात, हमें शत्रु के विमान को मार के गिराना है। दूसरी बात यह है कि हमें अपने आप को बचा के रखना है, या हमारे जो एसेट्स हैं, ग्राउंड बेस्ड, एयर बेस्ड एसेट्स हैं, उनको बचा के रखना है। तो उसके लिए हमने जब अस्त्रा मार्क 1 का विकास किया था, उस समय में अस्त्रा मार्क 1 भी विश्व के जो अग्रणी मिसाइल हैं इस प्रकार के, उनकी श्रेणी में आता था। अस्त्रा मार्क 1 में जो एक सॉलिड रॉकेट मोटर था, लेकिन साथ ही ये इस प्रकार का था
कि इसमें से धुआं नहीं निकलता, इसको कहते हैं स्मोकलेस। जी। होता क्या है कि जब एक विमान एक एयर टू एयर मिसाइल को छोड़ता है, जी। तो जो साधारण प्रोपेलेंट है वो एक धुएं की लकीर बना के चले जाते हैं, जी। जिसके कारण बहुत दूर से मालूम पड़ जाता है कि इस मिसाइल को छोड़ा कहां से गया है। यानी कि जिस विमान ने छोड़ा वो उसके खुद के शिकार बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो भारतीय वायु सेना के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अस्त्रा मार्क 1 में इस प्रकार के प्रोपेलेंट, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम था। हमारी पुणे में एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है HEMRL। इसकी महारत है विभिन्न प्रकार के प्रोपेलेंट्स को और एक्सप्लोसिव्स को बनाने की। जी। तो इन्होंने बहुत रिसर्च करके इस प्रकार का एक सिस्टम बनाया, प्रोपेलेंट सिस्टम, जिसमें से धुआं नहीं निकलता और इसकी क्षमता काफी अधिक थी। तो इसके कारण अस्त्रा मार्क 1 लगभग 4.5 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 4.5 गुना अधिक तीव्रता से मिसाइल को उड़ाने में सक्षम था, साथ ही बिना किसी धुएं के। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, हमें और अधिक से अधिक रेंज चाहिए, हमें दूरी इसकी कम क्षमता में कम वजन के साथ, बिना वजन को बढ़ाए हुए हम चाहते हैं कि मिसाइल और अधिक आगे तक जाए। तो इस दिशा में फिर प्रयास जारी रखे गए और 2 प्रकार के हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया। एक तो टेक्नोलॉजी ये थी कि हम अपना जो सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट है उसकी क्षमताओं में और वृद्धि करें, उसका जो बर्न रेट है, उसका जो पूरी उसका जो एनर्जी जितनी मिलेगी उस ऊर्जा का को हम और बढ़ा सकें किसी तरह से, ताकि वही मिसाइल अधिक दूर तक जा सके। और दूसरा एक और तरीका था, मैं पहले वाले पर आता हूँ, तो उस पहले वाले टेक्नोलॉजी के चलते हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की अभी हाल ही के समय में, जिसके कारण अस्त्रा मार्क 1 का जो रेंज है लगभग 110 किलोमीटर से बढ़कर के 160 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो जाएगा। वही साइज, वही वजन, सब कुछ वही रहते हुए ये लगभग 40 से 50 किलोमीटर की जो एक इजाफा है इसकी दूरी में, इसके रेंज में, बहुत बड़ी क्षमता प्रदान करेगा। लेकिन साथ ही हमने एक और टेक्नोलॉजी का भी हमने काम शुरू किया था, और जिसे कहते हैं ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर। ड्यूल पल्स, अब तो ड्यूल पल्स जी। पल्स क्या है कि जब हम साधारण जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इस प्रकार के, उनमें एक बार जब वो जलना शुरू करते हैं जी, तो फिर वो रुकते नहीं है, वो जलते ही चला जाता है प्रोपेलेंट, और पूरी तरह से जब उसका जितनी भी प्रोपेलेंट है वो खत्म होता है तब तक वह जलता रहता है जी। लेकिन ड्यूल पल्स में क्या है कि ये जलेगा कुछ समय तक के लिए, उसके बाद जलना बंद कर देगा। अब ये जो टर्मिनल फेज आएगा, जब ये टारगेट के नजदीक पहुंच रहा होगा, क्योंकि काफी ऊंचाई से आ चुकी है, ध्वनि की गति से 4-4.5 गुना अधिक गति से उड़ रहा है, वो भी वायु के उस क्षेत्र में जहां पे हवा की जो घनत्व है वो काफी कम है, रेजिस्टेंस इसके कारण रेजिस्टेंस कम है, इसके कारण जो है उसका दूरी, उसका रेंज और बढ़ जाता है। जी। तो अब जब वो टारगेट के नजदीक आता है, अपने लक्ष्य के नजदीक आता है, अब उसका जो सेकंड पार्ट है रॉकेट मोटर का, यूं कहिए कि 2-in-1 रॉकेट मोटर है, अब वो दूसरा वाला पार्ट उसका ऑन हो जाता है। इसका महत्व क्या है? महत्व इसका क्या है कि जो इस नंबर 1 मार्क 1 वाली टेक्नोलॉजी के जितने भी मिसाइल हैं, और विश्व में अधिकांश मिसाइल उसी पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं, ये जब इनका शुरुआत का जो दौर जलने का खत्म हुआ, तो अब उसके पास ईंधन तो बचा नहीं, वो अपनी गति से उड़ता जा रहा है। जिस टारगेट के ऊपर छोड़ा गया है उसके पायलट को भी पता है कि आपने कौन सा मिसाइल छोड़ा, क्योंकि रडार सबके पास है, टेक्नोलॉजी सबके पास होती है। उसको मालूम है कि इस मिसाइल में अब और अधिक एनर्जी तो बची नहीं है, उससे बचने का सीधा साधा तरीका उसको पता है। वो क्या करता है कि अपनी दिशा को अचानक से बदलता है, लगभग 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे, और ऊंचाई पे जाना शुरू कर देता है। अब मिसाइल में और एनर्जी तो बची नहीं, ऊपर नहीं जा तो पाएगा, मिसाइल अपना लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएगा, वो मिसाइल निष्फल हो जाएगा। ड्यूल पल्स टेक्नोलॉजी है जो हमने अस्त्रा मार्क 2 में लगाई है जी। तो ये ड्यूल पल्स टेक्नोलॉजी क्या करेगी कि अपना एक निश्चित गति तक ही चला, उसके बाद अपनी रफ्तार से जैसे बाकी के मिसाइल उड़ते हैं उड़ता जा रहा है, लेकिन लक्ष्य के समय पाते ही इसका मोटर का सेकंड पार्ट ऑन हो जाएगा। अब वो बचने का मौका नहीं देगा उसको, अब वो पायलट अपने लाख कोशिश कर ले, क्योंकि किसी भी
कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो अधिक से अधिक गति है वो आजकल लगभग 2-2.5 मैक से ज्यादा नहीं होती है। अधिकांश तो 1.6 मैक या बहुत से बहुत 2 मैक के होते हैं, लेकिन ये 4.5 मैक से उड़ रहा है। सोने की गति से 4.5, यानी किसी भी अलग अन्य विमान की गति से दुगने से भी कहीं अधिक गति से उड़ रहा है। तो अब उसके पास बचने का कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि हाँ, ये इलाका वैसा है कि इसी क्षेत्र में आ गया अगर तो अब वो बच नहीं सकता। नो एस्केप जोन। PL-15 चाइनीज मिसाइल की बात कही जाती थी, कुछ कुछ वैसे ही है जैसी हमारी एक्स्ट्रा Mark 2 होने वाली। PL-15 जिसको अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया, वह भी ड्वेल पल्स टेक्नोलॉजी का और उसका रेंज जो चाइना अपने लिए बताता आया है वो लगभग 200 से 300 किलोमीटर के आसपास बताता है। वास्तव में क्या है ये तो, क्योंकि आपको पता है चाइना के जो चीजें हैं उनका ओपन कुछ आता नहीं ज्यादा, लेकिन उनका जो एक्सपोर्ट वर्जन है जो वो अन्य देशों को देता है उसका रेंज उन्होंने लगभग 140 से 150 किलोमीटर ही रखा है। लेकिन उसकी जो वास्तविक क्षमता क्या है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान जो कुछ भी कहता है सब जानते हैं। हम रफाल जितने हैं अपने पास हमारे पास मौजूद है। हमारा कोई विमान के कहीं पर क्षतिग्रस्त होने का कोई प्रमाण कहीं नहीं है। और साथ ही जो उनका मिसाइल था वो ऐसा भी हुआ कि वो मिसाइल ऐसे कैसे इंटेक्ट कंडीशन में बिना फटे हुए हमारे पास आ गया हमारे क्षेत्र में, और हम उसको हमारे जवान उसको उठा के ले आए हैं। तो उसकी क्षमता है, मैं ख्याल है उसमें कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा जो अपना मिसाइल है, अस्त्रा मिसाइल है Mark 2, वह भी ड्वेल पल्स टेक्नोलॉजी पे आधारित है। हम ड्वेल पल्स रॉकेट की जो प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी है हम इसको बहुत पहले मास्टर कर चुके हैं। अस्त्रा Mark 2 का भी प्रोडक्शन आरंभ होने, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन आरंभ होने वाला है इसका भी, और बहुत जल्द ये भी हमारी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। इनके साथ एक ऑलरेडी बड़ा डिटेरेंस और एक बड़ी रेंज हमको मिलेगी, बड़ा नो एस्केप जोन मिलेगा। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे SFDR या सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ये इन दोनों से कैसे अलग है और ये गेम चेंजर क्यों कही जा रही है? क्यों ना ऐसा हो कि मैं अपने मिसाइल को छोड़ने से लेकर के टारगेट तक पहुंचने तक अगर मैं इसको निरंतर गति दे सकूं और एक कंट्रोल्ड मैनर में, यानी कि उसकी गति को नियंत्रित भी कर सकूं, तो इससे बढ़िया बात तो कोई हो नहीं सकती। तो इस दिशा में हमने फिर जो काम शुरू किया और बाकी लोगों ने भी किया है। यूरोप के पास भी ऐसा मिसाइल के पास बन चुका है, लेकिन हमने भी लगभग उसी समय काम शुरू किया था और हमें भी सफलता इसमें बहुत पहले मिल चुकी है। देखिए रैमजेट क्या टेक्नोलॉजी है कि जब एक चीज, एक मिसाइल या विमान एक निश्चित गति से अधिक गति से उड़ रहा होता है तो उसके इंजन में उसकी गति के कारण क्योंकि वायु उसमें प्रवेश कर सकती होती है। अब अभी तक हमने जितने भी प्रोपेलेंट्स की बात की है, किसी भी प्रोपेलेंट में उसको जलने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक है फ्यूल, ईंधन, और दूसरा है ऑक्सीडाइजर, जो कि हम साधारणतया कोई विमान की बात करें, एयरक्राफ्ट इंजन की बात करें तो वो हम वायु से लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन रॉकेट की जो मोटर होती है वो उसमें ऐसा आमतौर पर नहीं होता। हम जिसमें भी प्रोपेलेंट, जिसमें जैसे हमने अभी Mark 1 की बात की, Mark 2 की बात की, इनके जो प्रोपेलेंट्स हैं हम इसको हम वायु से के माध्यम से हम इसको नहीं जलाते। इसमें जलने के लिए जो ऑक्सीडाइजर चाहिए और फ्यूल, ये दोनों उसी प्रोपेलेंट के अंदर निश्चित मात्रा में होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। सॉलिड स्टेट में मिले, हाँ उसमें मिले हुए होते हैं, पहले से मिले होते हैं, और उसी को मिलाकर के जो ग्रेन बनाया जाता है रॉकेट का, इसी कारण से हमें उसकी एक निश्चित उसका जो उसका दूरी है, रेंज है, उसकी गति है, ये सब हमें मिलती है। लेकिन इसके कारण उसका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो ऑक्सीडाइजर्स हैं वो हवा नहीं है, वायु नहीं है, वो विशेष प्रकार से ऑक्सीडाइजर होते हैं जिनका अपना खुद का वजन काफी है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि उस ऑक्सीडाइजर की मुझे आवश्यकता ही ना हो, मैं वायु से ही ऑक्सीजन लेकर के काम चला लूं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मेरे पास मुझे बहुत सा वजन बढ़ जाएगा, मेरे मिसाइल का साइज छोटा हो जाएगा, बट लेकिन किया कैसे जाएगा इसको? हम यही काम हमने आकाश में किया। आकाश मिसाइल सिस्टम है, वो भी रैमजेट टेक्नोलॉजी पे ही आधारित है।
वह भी वायु के से ही ऑक्सीजन लेता है और ईंधन को जलाता है। अंतर क्या है कि आकाश में जो रैमजेट इंजन लगा है, आकाश मार्क 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो वह जो उसका प्रोपेलेंट है वो लिक्विड प्रोपेलेंट है। अच्छा। अब लिक्विड प्रोपेलेंट को ले जाने के लिए, उसको स्टेबलाइज रखने के लिए, कि जब मिसाइल अपनी दिशाएं बदलेगा तो अंदर का लिक्विड तो दाएं बाएं हिलेगा ना। आप सोचिए कि कल्पना कीजिए कि अगर एक सड़क पर चलता हुआ एक आपके पेट्रोल से भगा टैंकर है और आधा भगा हुआ है, अगर वो अचानक से अपनी दिशा बदलता है, टैंकर दिशा बदल लेगा, लेकिन उसके अंदर जो पेट्रोल भगा हुआ है वो तो पूरी तरह हिल जाएगा और अपने मोमेंटम के कारण हो सकता है कि वो टैंकर को ही पलट दे। अब मैं अगर अस्त्रा मिसाइल 1 की बात करूं तो अस्त्रा मिसाइल 1 जिसे हम कहते हैं 30G, जितने भी लड़ाकू विमान हैं वो आमतौर पर 7-8 या मैक्सिमम 9 तक की जी के लिए बने होते हैं, क्योंकि इसके अधिक जी की जो फोर्स है उसको बर्दाश्त कर पाना किसी इंसान की बस की बात नहीं। लेकिन अस्त्रा मिसाइल 30G तक काम करेगा। इतना तेज जो मोड़ आएंगे उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट समस्या खड़ी कर सकता है। अपने आप में वो टेक्नोलॉजी और जटिल हो जाती है, उसका कंट्रोल सिस्टम जटिल हो जाते हैं। हमने मास्टर किया उनको। आकाश आज हमारे जो जितने भी मिसाइल सिस्टम हमारे हैं, बहुत बढ़िया एक सफलता की कहानी है। ये बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है और हमने इसको लगभग आज से 25 साल पहले इसकी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह मास्टर कर लिया था। लेकिन उसके वजन का क्या करेंगे? उन तमाम चीजों को उसमें मिसाइल में रखने के लिए जो सिस्टम चाहिए, जो पंप चाहिए, उन सबके कारण वजन तो बढ़ेगा ना। तो अब उस तभी से एक कोशिश शुरू हो गई थी कि हम लिक्विड रैमजेट के बजाय हम सॉलिड रैमजेट पे आ जाए, और ये हमने करके दिखाया है। SFTR रैमजेट है, लेकिन जो इसका ईंधन है वह सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल होने के कारण इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत कम हो जाती है। तो ये अपने आप में एक अलग प्रकार से काम करता है। इसमें जो इसका नोजल है वो भी एक अलग किस्म के डिजाइन का है, जो बाकी के मिसाइल के नोजल से बहुत हल्का हो जाता है, एक निश्चित गति से अधिक उड़ता है। तो इसके एयर इनटेक अपने आप खुल जाते हैं और ये एयर को अंदर लेने लगते हैं। वायु मिसाइल के जो बर्निंग का क्षेत्र है वहां पे आती है, आकर के इसके साथ ये जलता है। ये जो गर्म गैसें हैं ये एक चैम्बर में इकट्ठी होती हैं और वायु का इनटेक और साथ ही जो इनका आउटगो है, उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अपेक्षाकृत कम वजन की हो जाती है, क्योंकि जो मूविंग पार्ट्स हैं, जो पंप वगैरह हैं, वॉल्व्स हैं, वो रिलेटिवली कम साइज के होते हैं, किंतु साथ ही बहुत अधिक जटिल होते हैं। उनको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर और अब बात नए दौर के जेन जी की, जहां यह देखा गया है कि इमोशन और ईगो में तालमेल की कमी होती है। हर छोटी बात पर तुरंत गुस्से में आना या ज्यादा रिएक्ट करना उनके लिए अब आम हो गया है। ऐसे में माता पिता की बातें समझने और सही तरीके से रिएक्ट करने की कला को सीखना जरूरी है। कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह इस वीडियो में ये बता रही हैं कि कैसे इस बदलती दुनिया में सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए संतुलित तरीके से आगे बढ़ा जाए। आर्ग्यूमेंट और प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स। तो मेरे बच्चों, हर आर्ग्यूमेंट जीतना मैच्योरिटी नहीं होती। बहुत आसान होता है यार किसी को गलत प्रूव करना, बट बहुत बड़ा दिल चाहिए।
अपनी ईगो को मार के अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना। बहुत बार आपको लगता होगा कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझते हैं और बहुत बार उनका टोन भी हार्श होता है, आई अंडरस्टैंड। बहुत बार आपको लगता है चीजें फेयर नहीं है और उनकी बातें आपको अनफेयर लग सकती है, बट मैं आपको जो कहना चाह रही हूँ कि उन सब बातों के पीछे आप उनका इमोशंस देखिए, उन शब्दों के पीछे आप उनकी इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। उनका हर रिएक्शन ना बच्चों सिर्फ ईगो से नहीं आता है, कई बार आ सकता है बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डर से आता है, डर कि कहीं तुम हर्ट ना हो जाओ, डर कहीं तुम कुछ गलत ना कर दो, डर उन्हें बहुत डर लगता है कहीं वो तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाए। तो प्लीज मेरे बच्चों, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है ना, बहुत समझदार हो यार, थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ी सी लंबी सांस लो, तुरंत हर चीज पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड मी, कोशिश करो एक बार जस्ट टोन चेंज करके, जस्ट ट्राई इट वंस, जस्ट टेल देम हेल्प मी, ओके, आप मुझे इसको थोड़ा बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करोगे मम्मा? और आप देखिएगा इतने से ही जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना वो एकदम कन्वर्सेशन के अंदर बदल जाएगा। तो मेरे बच्चों, जो इमोशनली स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो हर बात, हर डिबेट को जीतने की कोशिश नहीं करते, बट वो हर रिश्ते को जरूर बचाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।